तो ब्रिटिशर्स ने भारत को बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में लूटा। भारत में जो ज़्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कोई खास इस्तेमाल नहीं था। आपके जो ज़मींदार हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे, जो आपके इंटरमीडिएट्स थे, वो अपना टैक्स मांगने आ जाते थे। इससे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। 1850 के बाद कुछ हद तक भारत में इंडस्ट्रीज भी आई। 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में भी स्टार्टिंग में कुछ इंडस्ट्रीज आई। तो आज़ादी के समय के ऊपर भारत में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। महिलाओं के अंदर भी साक्षरता दर बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सब लोगों ने अपनी जो बुक्स हैं उनको गो थ्रू किया होगा। उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये जो टॉपिक है दैट इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से इंडिपेंडेंस के समय यानी कि 1947 के समय के ऊपर हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी क्या हालत थी। राइट। थोड़ा सा हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैसे समय के साथ इसने प्रोग्रेस किया। अब यहां पर आप एक बात अंडरस्टैंड करिएगा कि एक्चुअल में ना आज के समय यानी कि 2025 में हम जहां पे खड़े हैं, इसको समझना तभी पॉसिबल है जब हमने अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। दैट इज, हमें पता होगा कि आज़ादी के समय 1947 के समय हम कहाँ पे थे, तभी हम 2025 में कहाँ पर हैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और 2025 में कहाँ पर हैं ये कैसे पता लगेगा, या 1947 में कहाँ पे थे, इसके लिए हमें एक बेसिक आइडिया इसके पहले का भी पता होना चाहिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हालात थी। राइट। देखो, आज़ादी से पहले आप जानते होंगे जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने भारत को बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में लूटा। एंड जिस वजह से आज़ादी के समय तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। अब हमें यहाँ पे जो अपनी इकोनॉमी को हमें अंडरस्टैंड करना है ना, ये यहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देख सकते हैं कि उस समय आज़ादी के समय के ऊपर हमारे एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था, हमारी इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस था, प्लस आप यहाँ पे इसमें आप अपना बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे में, रेलवेज एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि भारत की उस समय के ऊपर डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चल रहा था, क्या समस्याएं हम फेस कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में कहां तक हम डेवलप हो चुके थे या क्या इश्यूज आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसे था, रेलवेज हो गया, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो रोड्स हो गया, वो सब चीज़ें किस हद तक हमें हेल्प करी। एंड लोगों की एज कितनी थी उस टाइम के ऊपर, एक एवरेज एज की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, कितने लोग पढ़े लिखे थे, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को शेपन अप करते हैं। तो जैसा हालात उस टाइम के ऊपर थे, उससे हमने कैसे कैसे धीरे धीरे समय के साथ हमने तरक्की करी है, ये जानना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर से। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर यहाँ पे एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है। इसको एक बार हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम बात करें ना आजादी से पहले की, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भारत में ना मेजरली आपको एग्रेरियन इकोनॉमी ही देखने को मिलती है। मेजरली आपको एक एग्रेरियन इकोनॉमी ही देखने को मिलती है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मीनिंग यही है कि भारत में जो ज्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वॉल्व थे।
आप यहाँ पे अपनी बुक्स के अंदर आप गो थ्रू भी कर सकते हो। आपकी बुक्स में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि लगभग 85% जो लोग थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बेसिकली वो रहते तो रूरल एरियाज में थे और रूरल एरियाज में रहने की वजह से उनकी हैवी डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर के ऊपर। हैवी डिपेंडेंस थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। अब ये तो नहीं कह सकते कि सब लोग ही एग्रीकल्चर करते थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग आपके एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। तो 1947 में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर बहुत ही छोटा था। इवन दोनों सेक्टर अगर हम मिलाएं ना तो 25% से भी कम था दोनों का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर का ही था। पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहा था? आंसर इज नो, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों सर, क्यों? मैं आपको समझाता हूं। इसका रीजन ये है कि आजादी से पहले, जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग तरह के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपने जमींदारी सिस्टम के बारे में सुना होगा, राइट? जमींदारी सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है ये मोस्टली आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, या फिर जिसको आप एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी आप कह सकते हो। अब इससे पता क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट होने की वजह से या जमींदारी सिस्टम की वजह से पूरी तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि फोकस रहा किसके ऊपर? रेंट कलेक्शन के ऊपर। ठीक है ना? फोकस किसके ऊपर था? कि ज्यादा से ज्यादा रेंट कलेक्ट हो, प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान यहां पे दिया गया। किसी का भी फोकस इस चीज पे था ही नहीं कि एग्रीकल्चर को हम यहां पे ज्यादा बेहतर करें, एग्रीकल्चर को हम ज्यादा प्रोडक्टिव करें, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ? आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रॉफिट था वो डाइवर्ट किया जाने लगा। किनको? आपके जमींदार्स को, या जिनको आप लोग इंटरमीडिएट भी आप यहां पे कह सकते हो। इनको यहां पे जो प्रॉफिट था इस सेक्टर का वो डाइवर्ट किया जाने लगा, एंड दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर क्या हो जाता है? एक स्टैग्नेशन। इससे आपका एग्रीकल्चर आपका स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेशन मतलब एक तरह से रुक जाना। तो एग्रीकल्चर यहां पे स्टैग्नेंट हो गया था, राइट? तो ये बात भी आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से ये वाली बात हुई। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ समस्याएं और भी आई। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कोई खास इस्तेमाल नहीं था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता, उससे क्या हुआ? क्योंकि हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, इस वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कभी बढ़ नहीं पाई। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कुड नॉट इंक्रीज। इसका क्या अर्थ? देखो एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये एक जमीन का टुकड़ा है। मान लेते हैं मेरे पास जमीन है, 1 एकड़ जमीन है मेरे पास, या 1 हेक्टेयर आप कह लो या 2 हेक्टेयर कह लो। मेरे पास 2 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है। अब समय के साथ मैं चाहूंगा ना कि इस इतने ही जमीन के टुकड़े के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करूं। मान लेते हैं इस साल मैंने एक्स अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस करी है, अगले साल मैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करूं। तो अगर ऐसा हो उसको बोलते हैं यील्ड का बढ़ना, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। पर जब आप मुझे बताओ कि आपकी मिट्टी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सीड्स, राइट, मिट्टी का किसी को ध्यान ही नहीं है, बस रेंट कलेक्शन के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है, तो क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी? आंसर इज नो।
कभी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह से यहां पर ये बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर इशू। ठीक है, तीसरी चीज हमें जो देखने को मिलती है एग्रीकल्चर के अंदर वो ये भी है कि हम लोग ना यहां पे कैश क्रॉप्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट होने लग जाती हैं। कैश क्रॉप्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट होने लग जाती हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर इसका क्या मतलब, कैश क्रॉप्स का डोमिनेट होना। पहली बात तो आप देखो, एक होते हैं हमारी फूड क्रॉप्स, जैसे आपका वीट, आपका राइस, जिनको आप कंज्यूम करते हो, खाने के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे, वो है आपकी फूड क्रॉप्स। पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कैश के लिए कल्टीवेट करते हो, जैसे उनके साथ रेंट वगैरह, टैक्स वगैरह भी इंक्लूड रहता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे आपका कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, राइट, आपका रबर हो गया, ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द कैश क्रॉप्स। तो एक्चुअली कैश क्रॉप्स ब्रिटिशर्स ने ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेट करवाने की कोशिश करी, जिससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है हमारे एग्रीकल्चर का क्या हो जाता है, कमर्शियलाइजेशन। इट लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने लग गया कि एग्रीकल्चर कैश क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं, और इसलिए ग्रो की जा रही हैं ताकि आगे कमाई ज्यादा कर पाएं, टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर पाएं, और किसी का भी यहाँ पे ध्यान नहीं था एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के अंदर। ठीक है ना, तो उससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। साथ में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपकी बुक्स के अंदर एक चीज और भी मेंशन्ड है, वो ये मेंशन्ड है कि देखो सरकार का ना कभी भी इरिगेशन के ऊपर ध्यान नहीं गया। कहने का मतलब, आपके जैसे अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए इरिगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम बात करेंगे ना तो इरिगेशन फैसिलिटी की कमी, ठीक है ना, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हमेशा यहां पे रहा। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जब इरिगेशन फैसिलिटीज आपके गांव गांव तक नहीं पहुंची थी, तो इसीलिए किसान जो थे ना, दे वर हैविली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। मॉनसून के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंस थी, निर्भरता थी, वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब ये इतनी निर्भरता थी कि कई बार अगर मान लो बारिश कम ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से आपकी पूरी फसल खराब हो जाती है। फसल खराब हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी चीजें आ रही हैं, तो फेमाइन वगैरह वाली सिचुएशन भी कई बार आई। पर होता क्या था, आपके जो जमींदार हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे, जो आपके इंटरमीडिएट्स थे, वो अपना टैक्स मांगने आ जाते थे। इससे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता था। ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इज इट ओके? ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, चाहे आप जमींदारी सिस्टम का देख लीजिए, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी होना, कैश क्रॉप्स को ग्रो करना, राइट, ये सारे एग्जांपल्स हमें क्या दिखाते हैं, ये सारे एग्जांपल सर हमें ये दिखाते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर की हालत थी ना आजादी के समय तक, वो एग्रीकल्चर की हालत काफी काफी ज्यादा हमें खराब देखने को मिलती है। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर देख लेते हैं। दूसरा सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रीज का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडस्ट्रीज की हालत कैसी थी उस टाइम के ऊपर, आजादी के समय के ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज की हालत कैसी थी। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, ये मान लो है आपका ब्रिटेन, आप लंदन को आप समझ लो, ठीक है, लेट्स से आपका ये ब्रिटेन है, ठीक है, और ये आपका भारत, आपका मतलब हमारा, ठीक है। अब दोस्तों जो आपके ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी ना, उन्होंने पॉलिसीज कुछ इस तरह से बनाई कि भारत से ना रॉ मटेरियल, वर्ड इज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, भारत के जो रॉ मटेरियल था वो जाता था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यहां इंडस्ट्रीज लगी हुई थी बहुत सारी, इन इंडस्ट्रीज में उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी।
एंड फिर क्या होता था, जो भी आपकी मैन्युफैक्चर हुई गुड्स, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वापस से भारत आ जाती थी। और आप रियलाइज करना, ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी ना, ये अपने आप में काफी ज्यादा, ये अपने आप में कम दाम होता था, काफी कम खर्चे वाली, ये कम कॉस्टली होती थी, सस्ती होती थी ये। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, भारत में कच्चा माल जो था, भारत से कच्चा माल सारा का सारा ब्रिटेन चला गया, वहां पर उस कच्चे माल से प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इंडस्ट्रीज लगी हुई ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। तो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े स्तर के ऊपर, बहुत बड़े मैसिव स्केल के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन होने के बाद वो वाली वस्तुएं भारत में आ रही हैं, और क्योंकि बड़े स्तर के ऊपर चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वहां पे उनकी कॉस्ट कम थी। तो सस्ती प्रोडक्ट्स जब भारत में आएंगे, तो मुझे बताओ, भारत के जो लोग हैं यहाँ पे, भारत के लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? मान लो उनके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ब्रिटेन वाला प्रोडक्ट खरीदने का, एक प्रोडक्ट है जो भारत में ही बना है। आंसर इज वो तो सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे, और सस्ता प्रोडक्ट कहां से बन के आया है? ब्रिटेन से, राइट। अब इससे क्या होगा सर? भारत में इंडस्ट्रीज खत्म होती जाएंगी, भारत में इंडस्ट्रीज बंद होती जाएंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहां पे नोटिस कर पाओगे कि जो भी ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ली, उनसे कहीं ना कहीं भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो एक तरह से बंद होती रही, जिसको हम लोग द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज फल फूलती रही, उनका सिचुएशन और ज्यादा बेहतर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हो दैट द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज of Britishers impacted industrial sector of India as, कैसे इम्पैक्ट हुआ? पॉइंट्स आप लिख लीजिए यहां पे। पहला पॉइंट है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रीज का खत्म होना। ठीक है, जो भी नई नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो डिस्करेज हुई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज्ड। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब भारत में इंडस्ट्रीज का खत्म होना यहां पे शुरू होने लग गया था, क्योंकि भारत क्या बन गया था? ठीक है, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, भारत में जो रॉ मटेरियल्स थे वो हम दूसरे देश भेज रहे थे, वहां चीजें बन रही थी, फिर वापस इंडिया आ रही थी। तो इसको आप लिख सकते हो, इंडिया बिकेम मार्केट फॉर फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स। इंडिया बिकेम मार्केट फॉर foreign made products which benefited Britishers, at the cost of domestic production, at the cost of domestic production। ठीक है, भारत की प्रोडक्शन बंद हुई, एंड वहां पर आपको नोटिस करने को मिलता है कि विदेशों में प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था, एंड वहां पे रोजगार जनरेट हुए, भारत के अंदर एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ।
अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि सर क्या भारत में बिल्कुल ही इंडस्ट्री जीरो हो गई? देखो ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर है कि कम जरूर होगी। हालांकि 1850 के बाद कुछ हद तक भारत में इंडस्ट्रीज भी आई। 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में भी स्टार्टिंग में कुछ इंडस्ट्रीज आई, जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो 1900 स्टार्टिंग में आई है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलती है। पर एक बात आप अंडरस्टैंड करना कि मोटा मोटा आपका कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भारत से लगभग गायब थी। क्या थी? आपकी जो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको नहीं देखने को मिलती। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? देखो आपकी वस्तुएं होती है ना, वस्तुएं अब दो तरह की हो सकती हैं, या होती है कंज्यूमर गुड्स या हो सकती हैं कैपिटल गुड्स। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक्चुअली आपकी गुड्स ना, जो फाइनल गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, ये आपकी कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं। देखो जो चीजें कंज्यूमर डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेता है और उससे कोई और चीज प्रोड्यूस नहीं होती, वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट पहन ली मैंने, बात खत्म। पर अगर आप एक मशीन की बात करो, मशीन की, इस मशीन है तो ये फाइनल गुड, पर इस मशीन की मदद से आप आगे और भी चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एक्चुअल में ना ये जो मशीन्स वगैरह बनाना हो गया, जो आपका विच एड इन द, एड मतलब हेल्प होता है, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो किसी और चीज को बनाने में मदद करें, है ये फाइनल गुड ही। पर किसी और चीज को जब बनाने में कोई मदद करता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड का नाम देते हैं। तो दरअसल में आप यहां पे समझ सकते हो कि ये कैपिटल गुड्स वाली जो चीजें थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बाकी और चीजों को बनाने में हेल्प करती हैं, मशीनरीज इस तरह की, वो भारत में ना के बराबर थी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा ना एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि पहले ना राजे महाराजे हुआ करते थे। अब राजे महाराजे जो थे वो अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत उनको शौक होता था। पर ब्रिटिशर्स के आने के साथ ही जो लोकल किंग्स थे या और जो जो लोग थे, उनका डिक्लाइन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और उनके डिक्लाइन के साथ आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी पूरी तरह से यहाँ पे भारत में तबाह हो जाती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि डिक्लाइन जो हुआ, या आप एक तरह से कह सकते हो कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, जो आर्टिशंस का डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा देश में आपको बेरोजगारी देखने को मिलती है। इट लेड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको, बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको यहां पे बेरोजगारी होती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? इज इट फाइन? ओके ओके ओके, ठीक है। ये वाली बात तो हमें यहां पे क्लियर हुई। ये था इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। अब उसी तरह से हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी समझना है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारा यहां पे क्या चीज थी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने तरक्की करी? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप एग्जांपल लो 1853 1854 का। ठीक है, ये टाइम कुछ खास है अगर आपको पता हो। देखो इस टाइम के ऊपर आपका जो रेलवेज था ना, वो भारत में इंट्रोड्यूस हुई। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि पहली रेलवे कहां से कहां तक चली थी, पहली ट्रेन कहां से कहां तक थी? द आंसर इज सिंपल, पहली ट्रेन जो थी वो बॉम्बे टू थाने आपको देखने को मिलती है। ओके, बॉम्बे टू थाने आपको ये ट्रेन देखने को मिलती है। पर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर व्हाट वाज द पर्पस? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ट्रेन या रेलवेज इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा काम किया? देखो नो डाउट भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, खासकर रेलवेज के अंतर्गत। पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये रेलवेज इंट्रोड्यूस क्यों किए गए, या एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव क्या था, व्हाट वाज द रियल इंटेंशन, क्यों वो इतना ज्यादा
रेलवेज को उन्होंने यहाँ पे तवज्जो दी या रेलवेज को इतना ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया? उसका रीजन सिंपल सा है। उसका रीजन यहाँ पे यही है कि दो पर्पसेस या तीन पर्पसेस आप सोच सकते हो। उनका इंटरेस्ट, उनका ना इंटेंशन था अपने खुद के भले के लिए, विच वी कॉल विद द टर्म ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अपने खुद के भले के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो ये काम कर रहे थे। रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, अगर कल को कहीं पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठती है तो आवाज को दबाने के लिए मिलिट्री चाहिए होगी, तो मिलिट्री ट्रेवल कैसे करेगी? रेलवे से। गेटिंग द पॉइंट? तो दरअसल में ना पहला इनका जो मुख्य कारण था वो मिलिट्री कारण था, कि अगर मान लो कुछ भी सिचुएशन खराब हो, अगर मान लीजिए कुछ भी सिचुएशन खराब हो तो उस केस के अंदर मिलिट्री को मोबिलाइज किया जाता है। मिलिट्री को मोबिलाइज किया जाता है। एक तो ये इंटेंशन था। दूसरी बात, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, मैंने अभी बात करी आपसे, अभी हम एग्रीकल्चर डिस्कस करके आए हैं पीछे, एंड दूसरा है आपने इंडस्ट्रीज डिस्कस किया। अभी हमने इसमें डिस्कस किया क्या कि भारत में रॉ मटेरियल होंगे, उन रॉ मटेरियल को हम लेके जाएंगे ब्रिटेन, वहां मैन्युफैक्चरिंग होगी, सस्ते प्रोडक्ट फिर वापस भारत आ जाएंगे। अब ये जो सारे काम करना है ये कैसे पॉसिबल है? आपको इनको लेके जाने के लिए रॉ मटेरियल्स को या फाइनल प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ चाहिए, राइट? और देश भर के अंदर आपको मार्केट चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल और आपके जो फिनिश्ड गुड्स हैं, इनको शुरुआत से अंत तक कैसे लेके जाएंगे? द आंसर इज बाय द मीन्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज का इस्तेमाल करके इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। किसके बेनिफिट के लिए? ब्रिटेन ने बोला मेरे बेनिफिट के लिए। ये उनका पर्पस था, ठीक है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, डेवलप हुआ, इससे कोई मना नहीं कर रहा, पर अगर आप नोटिस कर पाओगे ना तो सबसे बड़ा उनका पर्पस क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का? तो वो क्लियरली आपको यही देखने को मिलता है कि वो चाहते थे कि अपने खुद के बेनिफिट के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसका फायदा आम लोगों तक, गरीब इंसानों तक, जनता तक ना पहुंचे, बल्कि खुद उससे यहां पे वो फायदा करें। ये उनका पर्पस था, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं दोस्तों बात करूं डेमोग्राफी की, कि 1947 में हमारी डेमोग्राफी क्या थी, वो भी जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। मैं पहले थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे ना अभी भारत में सेंसस होते हैं, आपको पता होगा, जो जनगणना होती है। अभी जो पिछली बार भारत में जनगणना हुई थी ये 2011 में हुई थी। अभी 2021 में होनी थी पर कोविड के चलते वो नहीं हो पाई, एंड वो डिलेड ही है अभी तक, बट बताया जा रहा है 2027 तक हो जाएगी। एनीवेज, तो सेंसस आप जानते होंगे, इसमें पूरा पूरा डेटा पता लगता है हमें, कितने लोग हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारा डेटा हमारे यहाँ पे होता है। अब भारत देश के अंदर ना जो सेंसस करना शुरू हुआ था, देखो वैसे तो 1872 में पहली बार सेंसस हुआ, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें प्रॉपर ढंग से सेंसस होना, प्रॉपर सिंक्रोनाइज तरह से, तो वो 1881 के अंदर आपको यहां से सिंक्रोनाइज सेंसस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1872 वाला उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, 1881 ऑनवर्ड्स अच्छे से हुआ, और ये फिर हर 10 साल बाद थोड़ा 1891 फिर 1901, ऐसे 10-10 साल के गैप के बाद ये होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेटा हमें इसके रिगार्डिंग भी पता है कि जब हम आजाद हुए तब हालत क्या थी। देखो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर हम बात करें ना भारत की साक्षरता दर की, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारी लिटरेसी रेट की, तो आजादी के समय भारत की लिटरेसी रेट केवल 16% थी, केवल 16%, ठीक है। और खासकर अगर मैं इसमें दोस्तों अपनी जो महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं के लिए नंबर तो और कम होके केवल और केवल 7% था।
तो आजादी के समय के ऊपर भारत में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, महिलाओं के अंदर भी साक्षरता दर बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। अब देखो ऐसे टाइम के ऊपर हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया कि सबके पास बराबर वोट का अधिकार है। बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज भी किया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, भारत में तो इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पर भीमराव अंबेडकर जी ने क्लियरली मेंशन किया कि सबके पास अधिकार होगा, हम अपने लोगों की विजडम के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो देखो वहां पे देखो उस टाइम 1947 में जब हम आजाद हुए, कितना पढ़ाई लिखाई की रिगार्डिंग कितना बड़ा एक बड़ा इशू था। पर इसको आज के समय अगर हम कंपैरिजन करें तो एक्चुअल में जो लेटेस्ट सेंसस है ना हमारे पास, जो सेंसस 2011 की बात करें, तो लगभग आपका 74% से ज्यादा हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट है। हालांकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं, पर जो अलग अलग एस्टिमेट्स आते हैं उसके हिसाब से तो ये भी है कि भारत में लिटरेसी रेट 80% को क्रॉस कर चुका है, विच इज अ गुड थिंग। मतलब डेफिनेटली इसको हमें 100% तक लेके जाना चाहिए। पर अगर हम कंपैरिजन करें ना इस समय के साथ, जब हम आजाद हुए थे, आजादी के समय, तो आजादी के समय से लेकर अभी तक हमने बहुत ज्यादा तरक्की करी है लिटरेसी रेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, किस चीज की? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। व्हाट डज इट मीन? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई इंसान भारत में पैदा होता है, तो रफली वो कितने साल तक ऑन एन एवरेज जिएगा, कितने साल तक रफली वो ऑन एन एवरेज जिएगा। तो जब हम आजाद हुए तो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लगभग 44 ईयर्स के आसपास थी। कहने का अर्थ कि अगर मान लो कोई इंसान भारत में पैदा होता है तो उस समय एक इंसान ऑन एन एवरेज 44 ईयर्स के आसपास यहां पे जीता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये थी। पर हमने देखो समय के साथ तरक्की करी है, अब आज मेडिकल सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, मेडिसिन हैं, इलाज अच्छा होता है, तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। और आज के समय हम करंटली अगर हम बात करें तो ये नंबर हमारा 70 टू 72 ईयर्स हो चुका है। 70 से 72 साल के बीच में हमारा आज के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। क्लियरली दिखा रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज भारत देश में अच्छी हुई हैं, लोगों को अच्छी सेहत अब यहाँ पे मिल रही है पहले के मुकाबले। नहीं तो पहले क्या था, क्योंकि जगह जगह हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज या उपचार ना होने की वजह से लोगों की किसी छोटी मोटी बीमारी से भी कई बार डेथ हो जाती थी, तो उस चीज को हमने यहाँ पे काफी हद तक कम कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। एक और एस्पेक्ट है जो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है, वो है आपका आईएमआर के रिगार्डिंग। व्हाट इज आईएमआर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कई बार आप देखते हो ना इन्फेंट्स, ठीक है ना, बहुत कम डेज के अंदर ही, बहुत कम उम्र के अंदर उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो भारत के अंदर आजादी के समय ये नंबर था 218। कितना नंबर था? 218। तो ये नंबर क्लियरली दिखाता है कि हर हजार बच्चों में, हर हजार बच्चों में 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी यहाँ पे। अब ये नंबर हमने कम करके अब आज के समय ये 25 से 27 के बीच में हम यहाँ पे आ गए। एक्चुअली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा और एक दो इंडिपेंडेंट डेटा और हैं, तो 25 टू 27 के बीच में हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो पहले क्योंकि अच्छी सैनिटेशन, अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती थी, अच्छा जो मदर्स हैं, ठीक है ना, उनको भी इतना हम अच्छा केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, तो दैट इज वाई द नंबर वाज वेरी वेरी हाई व्हेन इट केम टू आपका जो आजादी के समय का टाइम था। बट धीरे धीरे करके हुए हमने यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को काफी यहाँ पे कम कर दिया है, जिसने हमें यहाँ पे बेनिफिट भी किया है। तो आप क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले के मुकाबले हमने अपनी सिचुएशन को बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे बेहतर किया है। तो 1947 की अगर मैं बात करूं ना कि 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि 1947 में समस्याएं कई थी। एक तो ये था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट हो चुका था, रुक गया था एक तरह से। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी भारत के अंदर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो चुकी थी।
देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली गरीबी का ना हमारे पास आंकड़ा नहीं है उस टाइम के कोई भी, बट ऐसा माना जाता है कि गरीबी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, एंड हमारे पास डेमोग्राफी इश्यूज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है ना, एवरेज एज कम थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसर्न्स हमें यहाँ पे उस टाइम देखने को मिलते हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि जब हम भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 के समय के ऊपर, उस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था में कई सारी समस्याएं थी। एंड दोस्तों, हमारा जब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि 47 के बाद हमने कैसे अपनी इकोनॉमी को रफ्तार पकड़ी, हमने क्या क्या काम किए ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो पाए। तो क्लियरली आपने अभी हिस्ट्री वाला पार्ट समझ लिया है कि पहले क्या हालत थी, क्योंकि जब हमें पहले की हालत का पता होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, पहले के मुकाबले कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने तरक्की करी है। वो वाले चीज को आप तभी यहाँ पे अप्रिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपका जो आपकी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसमें ये चैप्टर मेंशन्ड है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो कवरेज था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे करवा ही दिया। इसका आगे फर्दर जो पार्ट होगा वो आप साथ में कनेक्टेड रहिएगा, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर्स जो होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।